Hello everyone, this is our part 3 of the chapter 1 Electric Charges and Field. So let's start. Comparing electrostatic and gravitational forces. Electrostatic force is the force of attraction or repulsion between two charges at rest, while the gravitational force is the force of attraction between two bodies by virtue of their masses. So electrostatic force क्या है? This is the force of attraction or repulsion between two charges at rest. ठीक है, दो चार्ज रेस्ट में है, उन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन रिपल्शन है उसका जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं उसको. एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज द अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस. ठीक है, सिमिलैरिटीज क्या क्या है? बोथ फोर्सेस ओवे इनवर्स स्क्वायर लॉ. इनवर्स स्क्वायर लॉ माने एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स. ठीक है, तो हमने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2/r². सिमिलरली ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो होता है एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2/r². सो दोनों क्या है, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है. ठीक है, देन बोथ फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस और चार्जेस. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट होता है चार्जेस का और यहाँ पे क्या होता है, मासेस का प्रोडक्ट होता है. बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस, सो दीज they both are central forces. That means they act along the line joining the centers of the two bodies. तो ये अगर दो बॉडी होगा तो the forces are will be acting along this line, both for electrostatic force and for gravitational force. Next क्या है, next है both are conservative forces. So they are conservative forces, that is the work done against these forces does not depend upon the path followed. मतलब ये जो वर्क डन होगा वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा, पाथ पे फॉलो नहीं होगा. ठीक है, सो दीज फोर्सेस आर नोन एज कंजर्वेटिव फोर्सेस. सो ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्सेस. देन बोथ फोर्सेस कैन ऑपरेट इन वैक्यूम. बोथ फोर्सेस कैन ऑपरेट इन वैक्यूम. ठीक है, नाउ डिसिमिलैरिटीज क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव वाइल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. हमने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है it is always in attractive in nature. Next, gravitational force does not depend on the nature of the medium, right? So gravitational force क्या होता है, वो मीडियम का जो नेचर है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है. वाइल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में देखा हमने डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, वहाँ पे वो इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, तो वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है. सो वाइल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस. दैट्स वाई वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पार्ट, राइट? So electrostatic forces depends on the medium. Next, electrostatic forces are much stronger than the gravitational forces. ठीक है, so electrostatic force क्या होता है, they are much stronger than gravitational force. Now यहाँ पे एक comparison है between electrostatic force and gravitational force, ये हम लोग देखेंगे. इसमें क्या बोला, how much is the electrostatic force stronger than the gravitational force. मतलब electrostatic force कितना strong है than gravitational force, वो हम लोग निकालेंगे. For this we take from Coulomb's law the electrostatic force between an electron and a proton. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पहले निकालेंगे. दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर. सो ये क्या हो जाएगा, हमें पता है एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2/r². सो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन का -e एंड प्रोटॉन का e. सो ये क्या हो जाएगा, -ke²/r². ठीक है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, राइट? सो फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द कोरस्पॉन्डिंग ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन क्या होगा, वो हो जाएगा -g(mp)me/r². ये है मास ऑफ प्रोटॉन, ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव क्या हुआ, इसका भी नेगेटिव का मीनिंग है कि दे आर अट्रैक्टिव इन नेचर. ठीक है, नाउ वेयर mp एंड me आर द मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, नाउ हेंस लेट्स फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ दिस. सो मॉड्यूलस अगर लेंगे Fe/Fg, ये रेशियो का Fe/Fg करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, ऊपर से ये r² और r² कट जाएगा. ठीक है, ऊपर क्या रहेगा, k², नीचे रहेगा g(mp/me). नाउ ऑल द वैल्यूज आर नोन. के भी हमें पता है 9 × 10⁹. ई का वैल्यू भी पता है, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका भी वैल्यू पता है, और ये तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका वैल्यू भी पता है. तो अगर सबको पुट कर देंगे तो क्या निकलेगा, 2.27 × 10⁻39. ये क्या निकला हमारा, ये निकला Fe/Fg का रेशियो, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, मतलब तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दिस इज
वेरी 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 मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। नाउ सिमिलरली अगर द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स लेंगे, पहले क्या लिया था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का लिया था, अभी लेंगे दोनों ही प्रोटॉन का। तो उसको अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, के स्क्वायर बाई जी एम पी इंटू एम पी, यहाँ पे क्या आया था, जी एम ई इंटू एम पी, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही प्रोटॉन है इसलिए। तो इसका अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका आएगा 1.24 इंटू 10⁻36, इससे थोड़ा 10⁻3 कम ही आया था, फिर भी these are very large, right? So thus the large value of the dimensionless ratio of the two forces indicates that the electrostatic force are enormously stronger than the gravitational force, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे क्या निकला, 10⁻39 टाइम्स ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स आया, यहाँ पे 10⁻36 टाइम्स ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स आया। तो दीज आर इनॉर्मसली स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड बाय अ प्रोटॉन ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अभी क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन बाय अ प्रोटॉन बाय ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो ये प्रोटॉन अगर होगा, इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ पे उनका मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल रहे हैं, एंड दैट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन इलेक्ट्रॉन ऑन अ प्रोटॉन। ये हमने पढ़ा था कि F12 इज इक्वल्स टू क्या होता है, F21 होता है। तो इलेक्ट्रॉन जितना फोर्स देगा उसको, प्रोटॉन भी उतना ही फोर्स उसको देगा। and if we find the magnitude of this force, it will be F equals to k e square by r square. Now putting the value of E and K and all this, and यहाँ पे हम लोग R को 1 एंगस्ट्रॉम लिया है, ठीक है, 10⁻10 मीटर। यहाँ पे एक कंडीशन था, ये वाला क्वेश्चन। सो एस्टिमेट द एक्सेलरेशंस फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन था कि 1 एंगस्ट्रॉम जब डिस्टेंस रहेगा उनमें, तभी हम लोगों को निकालना था, ठीक है। तो इसका अगर निकालेंगे तो ये इतना फोर्स आ जाएगा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर इतना फोर्स दे रहा है, सिमिलरली प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी इतना ही फोर्स दे रहा है व्हेन दे आर दिस मच डिस्टेंस अपार्ट। नाउ अगर एक्सेलरेशन निकालेंगे, मतलब एक्सेलरेशन कितना हो रहा है इलेक्ट्रॉन का ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ द प्रोटॉन। सो एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ द प्रोटॉन, इसको निकालेंगे तो क्या होगा, ए ई इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेलरेशन, दैट विल बी दैट वी नो दैट एफ इक्वल्स टू एम है। सो फ्रॉम दिस, तो ए इक्वल्स टू एफ बाई एम, फोर्स तो सेम ही रहेगा, तो फोर्स डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन का मास। इसको निकालेंगे तो एक्सेलरेशन किया जाएगा 2.5 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन भी निकाल सकता है ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तब क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का एक्सेलरेशन निकल रहा है तो मास भी प्रोटॉन से डिवाइड होगा, तो इसका क्या आ जाएगा, 10⁻19 रेंज में आएगा, ठीक है। सो क्लियरली द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और अ प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स इज मच लार्जर देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, जी इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज़ वेरी 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 स्मॉल, राइट। यहाँ पे कितना आ रहा है, 10⁻19 रेंज में आ रहा है, 10⁻22 रेंज में आ रहा है, ठीक है। तो दिस आर वेरी 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 मच ग्रेटर देन दिस इज ओनली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये कंपैरिजन था बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल्स अगर देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जाम्पल शायद है। सो गिव टू एग्जाम्पल्स विच इलस्ट्रेट दैट द इलेक्ट्रिकल फोर्सेज आर इनॉर्मसली स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्सेज। तो यहाँ पे क्या बोला, प्लास्टिक कॉम पास थ्रू हियर कैन ईजिली लिफ्ट अ पीस ऑफ पेपर अपवर्ड्स, ठीक है। तो प्लास्टिक कॉम क्या करता है, व्हेन पास थ्रू हियर, उसके बाद वो क्या हो जाता है, वो ईजिली कैन लिफ्ट द पेपर, राइट। हमने देखा था कि पेपर के अगर टुकड़ा रहेगा तो उसको अगर सामने लेंगे तो वो अट्रैक्ट हो जाता है, वो ऊपर उठ जाता है, उसके साथ चिपक जाता है। नाउ द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द कॉम एंड द पीस ऑफ पेपर क्या कर रहा है, ओवरकम्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सर्टेड बाय द एंटायर अर्थ ऑन द पेपर। मतलब उस पेपर पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था पूरा अर्थ की वजह से, उसको वो फोर्स का भी ओवरकम कर दिया और वो लिफ्ट हो गया, कॉम पे लग गया, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है। वो इतना छोटा सा कॉम उसको उठा दिया एंड पूरा ग्रेविटी भी उसको संभाल नहीं पाया, ठीक है। सो नेक्स्ट, व्हेन वी होल्ड अ बुक इन आवर हैंड, द इलेक्ट्रिक और फ्रिक्शनल फोर्सेज बिटवीन द palm ऑफ आवर हैंड एंड द बुक ईजिली ओवरकम द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बुक ड्यू टू द एंटायर अर्थ, ठीक है। इसमें भी हमें पता चल रहा है कि कितना
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना स्ट्रांग है देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। नाउ लेट्स फाइंड फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अब तक हम लोग सिर्फ एक ही चार्ज के लिए फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे, अभी फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, बहुत सारा चार्ज रहेगा। दिस इज नोन एज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या कहते हैं? कूलम्स लॉ गिव्स फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। हमने देखा कूलम्स लॉ में हम दो चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल पा रहे थे। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन enables us to find the force on a point charge due to a group of point charges, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या दे रहा है? बहुत सारा ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस है और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, ये सब मिलके इसके ऊपर कितना फोर्स दे रहा है वो निकाल पाएंगे, ठीक है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी दैट the forces with which two charges attract or repel each other are not affected by the presence of other charges, ठीक है। मतलब ये दोनों चार्ज जो है, ये दोनों चार्ज जैसे अट्रैक्ट, जितनी फोर्स से अट्रैक्ट और रिपेल कर रहा है, ठीक है, बाकी जो चार्ज रहेगा तभी उसका इफेक्ट इसमें काउंट नहीं होगा, मतलब इंडिविजुअली काउंट होगा, इसका इसके ऊपर, इसका इसके ऊपर, ठीक है, इसका इसके ऊपर, इसका इसके ऊपर, इंडिविजुअल, ठीक है। सो the principle is based on the property that the forces with which two charges attract or repel each other are not affected by the presence of other charges, ठीक है। so ये दोनों चार्ज का अट्रैक्शन रिपल्शन will not be affected by the presence of other charges. Now what it says, the principle of superposition states that when a number of charges are interacting, ठीक है, number of charges, बहुत सारा charges हैं, they are interacting each other, the total force on a given charge, मतलब ये सपोज ये हमारा गिवन चार्ज है और ये सब नंबर ऑफ चार्जेस है, यहाँ पे इसके ऊपर हम लोग ये सब चार्ज का फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, टोटल चार्ज का, ठीक है। सो द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम, क्या है? वेक्टर सम, नॉट जस्ट सिंपल सम, इट इज अ वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, ठीक है। ऑल अदर चार्जेस में इसके ऊपर जितना फोर्स लगा रहा है वो कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग वेक्टर सम। वेक्टर सम क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स खुद ही एक वेक्टर है, तो इसको अगर सबका कैलकुलेट भी करना है तो ये क्या लगेगा? सबका वेक्टर सम लगेगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शंस मैटर कर रहे हैं यहाँ पे। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। और भी बोला है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द अदर चार्जेस। अगर इसमें लग रहा है तो ये जो लग रहा है ये अफेक्ट नहीं होगा बाय अदर फोर्सेस, राइट। सिमिलरली इसका लग रहा है तो ये भी नहीं अफेक्ट होगा बाय अदर चार्जेस, ठीक है। सो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, इसको अभी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। सो यहाँ पे क्या बोला है? कंसिडर एन पॉइंट चार्जेस, एन पॉइंट चार्जेस, बहुत सारा चार्ज ले लिया, एन पॉइंट चार्जेस एंड दे आर Q1, Q2, Q3 up to Qn placed in vacuum at points whose position vectors with respect to origin is R1 vector, R2 vector, R3 and Rn, ठीक है। तो क्या बोला है यहाँ पे? हाँ, कंसिडरिंग एन नंबर ऑफ चार्जेस, बट यहाँ पे सिर्फ 3 ही लिया है हम लोग, Q1 and Q2 and Q3, but all है Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 up to Qn है, and their position vectors are also given. So this is Q1, this is R1 vector from this origin, and this is Q2 and this is R2, right, and this is Q3 and this is R3, the position vectors with respect to the origin, ठीक है। अभी क्या बोला है? According to the principle of superposition, the total force on charge Q1 is given by, हमें क्या निकाला है? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें निकालना है टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1। ये चार्ज जो Q1 है इसमें हमें इसके ऊपर कितना टोटल फोर्स लग रहा है बाय अदर ऑल द चार्जेस, उसको कैलकुलेट करना है। क्या करना है? ये जो Q1 चार्ज है इसके ऊपर टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है बाय ऑल द अदर चार्जेस, ऑल द अदर चार्जेस इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है उसको कैलकुलेट करना है। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1 इज गिवन बाय, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? F1 वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू F12 प्लस F13 प्लस डॉट डॉट अप टू F1n। F1n क्या इंडिकेट कर रहा है? फोर्स लग रहा है 1 पे ड्यू टू 2, एंड F13 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, एंड F1n फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n, ठीक है। तो ऐसे F12, F13, F14 ऐसे जाएगा। और F1 क्या इंडिकेट कर रहा है? टोटल फोर्स ऑन एक्टिंग ऑन Q1 दैट इज F1 वेक्टर, ठीक है। सो F12, F13 आर द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q1 पे लग रहा है बाय द इंडिविजुअल चार्जेस Q2, Q3, Qn रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इंडिविजुअल चार्जेस, अदर जो चार्जेस है वो लगा रहा है ऑन Q1। सो
इसको कैलकुलेट करते हैं अभी. सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ पता है हमें, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 क्या होता है, F12. फोर्स और चार्ज वर ड्यू टू 2. ठीक है, तो 1/4πε0 Q1 Q2 तो रहेगा, बिकॉज ड्यू टू Q2 लग रहा है, Q1 Q2. एंड इन लोगों का रेडियस वेक्टर क्या है, Q1 और Q2 का R12 है. सो R12 स्क्वायर, एंड इसमें क्या हो गया, डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर दैट इज R12 हैट. ठीक है, और अगर R12 का अगर यूनिट वेक्टर R12 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ये R12 वेक्टर हो गया, तो ये क्या हो गया, ये होगा हम लोग R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर. ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, R12 वेक्टर. सो R12 वेक्टर इज R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ. ठीक है, सिमिलरली यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर हैट इक्वल्स टू आर वेक्टर बाई मॉड्यूलस ऑफ आर वेक्टर. तो R12 का क्या होगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर. यहाँ पे ये दोनों सेम है, तो इसको स्क्वायर, तो इसको क्यूब हो जाएगा, इसका ऊपर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर रहेगा. तो ये क्या निकल गया, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2. ठीक है, दिस इज F12 वेक्टर, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2. तो ये हमारा यूनिट वेक्टर है पॉइंटिंग फ्रॉम Q2 टू Q1. ठीक है, नेक्स्ट ऐसे करके हम लोग टोटल फोर्स निकाल सकते हैं ऑन चार्ज Q1. ठीक है, तो वो अगर लिखेंगे तो F1 वेक्टर 1/4πε0 कॉमन चला आएगा. एंड हाँ, एंड फर्स्ट के लिए क्या होगा, ड्यू टू 2 Q1 Q2 बाई R12 स्क्वायर, R12 हैड. एंड सिमिलरली फॉर Q3 की वजह से भी लगेगा यहाँ पे चार्ज, तो क्या हो जाएगा वो Q1 Q3 बाई R13 स्क्वायर एंड R13 हैड, R13 स्क्वायर R13 हैड प्लस डॉट डॉट अप टू Q1 बाई R1n स्क्वायर R1n हैड. ठीक है, तो इसी को हमें अगर समेशन फॉर्म में लिखना है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, तो ऐसे लिख सकते हैं, Q1 सब में कॉमन है तो Q1 निकल जाएगा बाई 4πε0 समेशन I इक्वल्स टू कहाँ से निकलेगा, 2 से अप टू n. तो यहाँ पे QI लिख दिया और यहाँ पे R1I स्क्वायर एंड R1I हैट. यहाँ पे अगर 2 का वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रहा है तो 2 पुट करेंगे तो Q1 Q2 हो जाएगा, R12 स्क्वायर और R12 हैट पहला टर्म आ गया. उसके बाद 3 पुट करेंगे तो Q1 Q3 बाई R13 स्क्वायर R13 हैट. सिमिलरली अप टू n तक निकल जाएगा. ठीक है, तो ये क्या है, पूरा समेशन है. तो ये क्या निकल गया, हेंस द टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1. ठीक है, Q1 की वजह से टोटल फोर्स निकल गया ऑन Q1. ठीक है, Q1 पे कितना चार्ज कितना फोर्स लग रहा है बाय द ऑल अदर चार्जेस, वो निकल गया. सो इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स के टर्म्स में लिखना है तो हम अभी दिखाया था कि R12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर. ठीक है, अच्छा, ये अगर R1 वेक्टर है, ठीक है, Q1 में, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका R12 वेक्टर हो जाएगा. R12 वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर होगा. ठीक है, सिमिलरली अगर इसका निकालना है, R13 को निकालना है, R13 क्या हो जाएगा, R13 वेक्टर इक्वल्स टू दिस R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर, R3 वेक्टर्स. ठीक है, तो यहाँ पे पहला टर्म के लिए क्या आएगा, Q1 Q2 R1 माइनस R2 एंड R1 R2 होल क्यूब, अभी निकाला था हमने यहाँ पे. सिमिलरली Q1 Q3 के लिए निकलेगा R1 R3 माइनस R1 R3 डिवाइडेड बाई R1 R3 होल क्यूब. ठीक है, फॉर n के लिए भी निकल जाएगा. तो इसको अगर समेशन फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, 1/4πε0 तो गया एंड Q1 कॉमन चला आएगा एंड I इक्वल्स टू 2 to n QI एंड R1 माइनस RI डिवाइडेड बाई R1 माइनस RI होल क्यूब. अगर यहाँ पे 2 का वैल्यू पुट करेंगे तो पहला टर्म चला आएगा R1 माइनस R2 क्यूब, यहाँ पे भी R1 R2 और यहाँ पे Q2. सिमिलरली 3 पुट करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगा सिमिलरली अप टू n. ठीक है, तो इसको हम लोग ओवरऑल ऐसे लिख सकते हैं, F वेक्टर इक्वल्स टू Q बाई 4πε0 एंड ऑल पॉइंट चार्जेस Q डैश R माइनस R डैश बाई R माइनस R डैश होल क्यूब. यहाँ पे एक NCERT का एग्जाम्पल है, इसको समझ लेते हैं. कंसिडर 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3 ईच इक्वल टू Q. सब चार्ज का वैल्यू कितना है, Q है, एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L. ठीक है, व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज Q, कैपिटल Q विद द सेम साइन एज Q. मतलब Q का जो साइन है, मतलब पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव होगा तो नेगेटिव. ठीक है, प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल. सेंट्रॉइड क्या होता है, मीडियंस जो होता है उसका जो इंटरसेक्शन होता है वो सेंट्रॉइड होता है. ठीक है, तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसका जो सेंट्रॉइड रहेगा ये सब डिस्टेंस पे सेम रहेगा. चलिए देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज द गिवन चार्जेस आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर. तो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, Q1 Q2 Q3 आर प्लेस्ड इन दिस in the vertices and
चार्ज Q, कैपिटल Q इज प्रेजेंट एट द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है। मीडियंस जो इंटरसेक्ट करते हैं उसको सेंट्रॉइड कहते हैं, मीडियंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। नाउ लेट AO BO इक्वल्स टू CO इक्वल्स टू R। लेट AO BO CO इक्वल्स टू R। AO क्या है, AO ये है, BO ये है, CO ये है। क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये सब डिस्टेंस जो रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है, सेंट्रॉइड का डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस। एंड लेट टेक इट एज R, ठीक है। नाउ फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q ड्यू टू Q1, ठीक है। क्या निकाल रहा है, फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q ड्यू टू Q1 की वजह से जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे वो निकाल रहा है। तो क्या हो जाएगा, F1 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 बाई ये डिस्टेंस है, सिंपल डिस्टेंस AO, दैट इज AO स्क्वायर, एंड AO हैट अलॉन्ग दिस डायरेक्शन लग रहा है। सिमिलरली हम लोग फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू Q2 निकाल सकते हैं इसकी वजह से किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। तो 1/4πε0 Q2 बाई BO स्क्वायर बाई BO हैट अलॉन्ग दिस डायरेक्शन। Similarly for Q3 it will be 1/4πε Q3 by CO square by CO hat, इधर CO। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें क्या पता है, हमें उसका वेक्टर सम लेना है टोटल फोर्स का। सो टोटल फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q, ये कैपिटल Q पे कितना चार्ज कितना फोर्स लग रहा है वो निकालना है, तो हमें वेक्टर सम लेना पड़ेगा ऑफ ऑल द फोर्सेस बाय ऑल अदर चार्जेस। सो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। सो इसको अगर लेंगे हमें पता है कि दिया हो गया है Q1 Q2 इक्वल्स टू Q3 इक्वल्स टू कितना दिया गया है, इतना Q दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बोल दिया है Q1 Q2 Q3 इज इक्वल टू Q। सो इसको अगर पुट करेंगे तो कितना आएगा, Q और Q कॉमन चला जाएगा, सब में Q है कैपिटल Q एंड दीज आर ऑल्सो Q, तो ये सब कॉमन चला जाएगा। और डिस्टेंस भी कितना है, डिस्टेंस भी सेम है, सबका डिस्टेंस R है, ठीक है। तो Q बाई 4πε0 R स्क्वायर एंड बाकी जो पड़ा रहेगा AO हैट प्लस BO हैट प्लस CO हैट, ये सब यूनिट वेक्टर। सो यहाँ पे बोला है एज शोन इन फिगर 1.25b, ये अगर देखेंगे AO इधर काम कर रहा है, AO इधर, ठीक है, AO इधर काम कर रहा है एंड ठीक है, एंड BO इधर काम कर रहा है, BO इधर एंड CO इधर। तो एक साइक्लिक ऑर्डर है, ठीक है। तो thus the angle between the each pair of the unit vectors AO hat, BO hat and CO hat is 180 degree. So they form a triangle of cyclic vectors, इसको कहते हैं triangle of cyclic vectors. Consequently इसका जो सम होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। अगर ये पार्ट ज़ीरो हो गया तो कितना होगा, F का भी टोटल फोर्स ज़ीरो आ जाएगा। दैट इज़ द टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q इज़ ज़ीरो, मतलब सेंट्रॉइड पे जो चार्ज है इसका टोटल फोर्स ज़ीरो रहेगा, मतलब एक कहीं पे भी नहीं जाएगा, ये सब यहाँ पे ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये जितना फोर्स से इसको खींच रहा है, सिमिलरली ये भी जितना फोर्स से खींच रहा है या फिर पुश कर रहा है, सिमिलरली ये भी उतना ही फोर्स से खींच रहा है या फिर पुश कर रहा है। तो वहाँ पे चार्ज का कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा, तीनों जन एकदम सेम फोर्स से खींच रहा है या फिर पुश कर रहा है, तो वहाँ पे ही रहेगा वो कैपिटल Q वाला चार्ज। सो द फोर्स एक्टिंग ऑन द कैपिटल चार्ज Q इज़ ज़ीरो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। So briefly develop the concept of electric field. तो क्या बोला है कि the electrostatic force acts between two charged bodies even without any direct contact between them, ठीक है। तो दो चार्ज बॉडीज़ है तो उनमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के भी होता है। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इवन विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। So the nature of this action at distance force can be understood by introducing the concept of electric field. मतलब ये जो फोर्स लग रहा है कैसे लग रहा है इसको अगर समझना है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट को लाना पड़ेगा, ठीक है। तो कंसिडर अ चार्ज्ड बॉडी कैरिंग पॉजिटिव चार्ज कैपिटल चार्ज Q प्लेस्ड एट पॉइंट O। तो यहाँ पे हमने एक चार्ज्ड पॉजिटिव चार्ज को प्लेस किया है, पॉजिटिव बॉडी ऑफ कंसिडर अ चार्ज बॉडी कैरिंग पॉजिटिव चार्ज Q। ये एक चार्ज बॉडी है, ये पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज Q कैरी कर रहा है एंड इट इज प्लेस्ड एट पॉइंट O। नाउ इट इज अज्यूम दैट द चार्ज Q produces an electrical environment in the surrounding space called electric field। तो सो इट इज़ अज्यूम्ड दैट ये जो चार्ज है ये क्या कर रहा है, अपना सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड मान रहे हैं, ठीक है। सो इसी को अगर टेस्ट करना है, टू टेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P, अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें टेस्ट करना है इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट में इसका, तो हमें क्या करना है, एट पॉइंट P वी सिंपली प्लेस अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज Q नॉट कॉल द टेस्ट चार्ज।
तो हम क्या करेंगे, इसका जो एनवायरनमेंट है इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट, उसमें हम एक टेस्ट चार्ज को इंट्रोड्यूस करेंगे जिसे हम लोग क्यू नॉट कह रहे हैं. तो देन वी से दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एग्जिस्ट एट द पॉइंट पी. कब हो, चार्ज एट द पॉइंट पी. हाँ, नाउ इफ अ फोर्स एफ इज एक्सर्टेड ऑन द टेस्ट चार्ज, अगर ये जो टेस्ट चार्ज है ये कोई फोर्स फील करता है, इफ अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द टेस्ट चार्ज, ठीक है, देन वी से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट पी. तो ये अगर टेस्ट चार्ज को आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग दिस टेस्ट चार्ज, इफ इट इज एक्सपीरियंस्ड बाय एनी फोर्स, ठीक है, तो क्या कहेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है ड्यू टू दिस चार्ज. सो द चार्ज क्यू इज कॉल्ड द सोर्स चार्ज एज इट प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो चार्ज क्यू को क्या कर रहे हैं हम लोग, सोर्स चार्ज कह रहे हैं, और इसको हम लोग टेस्ट चार्ज कर रहे हैं. एंड जो चार्ज क्यू है यही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है. तो उसको हम लोग कैसे पता करेंगे, बाय इंट्रोड्यूसिंग द टेस्ट चार्ज. So by introducing this test charge, we can verify the existence of electric field producing by this source charge. Now, definition of electric field. An electric field is said to exist at a point if a force of electrical origin is exerted on a stationary charged body placed at that point. तो यही हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट है. तो इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे कि यहाँ पे ये टेस्ट चार्ज को इंट्रोड्यूस करके, अगर ये टेस्ट चार्ज अगर फोर्स फील करता है ड्यू टू द सम अदर चार्ज, देन कहेंगे कि ये जो चार्ज है इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया उसी की वजह से इसको फोर्स मिला. ठीक है, सो बाय ऑब्जर्विंग दैट वी कैन से दैट दिस सोर्स चार्ज इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. सो क्वांटिटेटिवली द इलेक्ट्रिक फील्ड और द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं. ई एट अ पॉइंट ई इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. क्या कहते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजिशन ऑफ सोर्स चार्ज. ठीक है, तो उसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं. तो उसका एक्सप्रेशन आ जाएगा ई इक्वल्स टू एस एफ बाई क्यू नॉट. वैसे एस एफ बाई क्यू नॉट एस को नहीं लिखते क्योंकि यहाँ पे बोला है देयर इज़ अ डिफिकल्टी इन डिफाइनिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द अबव इक्वेशन. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को इसको इससे डिफाइन करना डिफिकल्ट हो जाता है. तो द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट मे डिस्टर्ब द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, ये जो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब कर सकता है, अगर हेंस द चेंज द इलेक्ट्रिक फील्ड को भी चेंज कर सकता है, विच वी वांट टू मेजर. द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट मस्ट बी स्मॉल इनफ सो दैट इट डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ ई. सो जो टेस्ट चार्ज होगा, टेस्ट चार्ज को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं वो बहुत बहुत छोटा होना चाहिए देन द सोर्स चार्ज. तो फिर वो क्या करेगा, वो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा. तो वैसे अगर डिफाइन करना होगा तो ऐसे डिफाइन करेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज एक्टिंग ऑन ए वैनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. तो टेस्ट चार्ज क्या होगा, वैनिशिंगली स्मॉल. So after defining this, so hence E vector is equals to limit Q naught tends to 0. तो Q naught बहुत छोटा है, that is equals to F vector by Q naught. E vector equals to क्या है, F by Q naught and limit Q naught tends to 0. ठीक है, that is the electrostatic force per unit test charge. The electric field is a vector quantity. ठीक है, और इसका डायरेक्शन whose direction is same as that of the force exerted on a positive test charge. तो फोर्स जिधर लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही लग रहा है. यूनिट और डायमेंशन निकालना है कि क्या होगा, यूनिट तो आराम से निकल जाएगा, फोर्स न्यूटन, चार्ज कूलम, सो न्यूटन पर कूलम, और इट्स इक्विवेलेंट टू वोल्ट पर मीटर भी कह सकते हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, यूनिट न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर. सो अगर डायमेंशन निकालेंगे, फोर्स का एम एल टी टू माइनस 2, कूलम का चार्ज, सो एम एल टी टू माइनस 3, ए टू द माइनस 1, ओ एम एल टी टू माइनस 3, कूलम इज 80 क्योंकि करंट इज इक्वल्स टू चार्ज बाई टाइम. सो चार्ज का निकालेंगे तो आई टी, तो एम्पियर टाइम, सो एम एल टी टू माइनस 3 ए टू द पावर माइनस 1. नाउ व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, वो जो टेस्ट चार्ज है वो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स. हाँ, ऑब्वियसली डिफरेंट पॉइंट्स में डिफरेंट हो,
अगर यहाँ पे है जो फोर्स फील करेगा यहाँ पे होगा तो फिर कुछ और करेगा, इधर है तो कुछ और करेगा. तो द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स. सो ई वेक्टर ऑल्सो वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट. तो इसका क्या मीनिंग रह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज कर रहा है पॉइंट टू पॉइंट. यहाँ पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे उससे अलग होगा, यहाँ पे उससे अलग होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो चेंजिंग. एंड सो ई इज़ नॉट अ सिंगल वेक्टर बट अ सेट ऑफ इनफाइनाइट वेक्टर्स. सो जो ई जो है वो एक सिंगल वेक्टर नहीं है, दैट इज अ सेट ऑफ इनफाइनाइट वेक्टर्स. सो ईच पॉइंट आर वेक्टर इज एसोसिएटेड विद अ यूनिक वेक्टर ई आर वेक्टर. दैट्स वाई ई आर लिखते हैं हम लोग. ठीक है, आर के साथ ई चेंज कर रहा है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर फील्ड. ठीक है, बिकॉज इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन वेक्टर, कहाँ पे हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं वहाँ उसके वजह से. ठीक है, एंड इट इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली. It is changing at different points. So by knowing electric field at any point, we can determine the force on charge placed at that point. So अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें पता होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है तो यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा ड्यू टू द सोर्स चार्ज, वी कैन डिटरमाइन दैट. ठीक है, सिमिलरली यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें पता होगा तो हम यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है वो भी डिटरमाइन कर सकते हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, next, the Coulomb force on charge q naught due to a source charge q may be treated as two-stage process बोला है. The source charge q produces a definite field er at every point r vector. तो क्या कर रहा है source charge, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसके सराउंडिंग में. सोर्स चार्ज q उसके सराउंडिंग में वही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, एट एवरी पॉइंट आर. द वैल्यू ऑफ ई आर एट एनी पॉइंट आर वेक्टर डिटरमाइंस द फोर्स ऑन चार्ज q नॉट. ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. A pendulum of mass 80 milligram carrying a charge of 2 into 10 to the power minus 8 coulomb is at rest in a horizontal uniform electric field of 2 into 10 to the power 4 volt per meter. Find the tension in the thread of the pendulum and the angle it makes with the vertical. So यहाँ पे pendulum है हमारा. ठीक है, यहाँ पे pendulum is at rest because of this horizontal electric field. So pendulum यहाँ पे है और वो vertical के साथ थीटा एंगल किया हुआ है. So the electric field is acting along this direction. either यहाँ से रिपल हो रहा है ये पेंडुलम और या फिर इधर से अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए ये पेंडुलम यहाँ पे है. तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग along this direction. So mass is given 80 into 10 to the power minus 6 kg, 80 milligram, and q is this one and e is this. Now the weight of the pendulum is acting along this vertically downwards, that is mg. ठीक है, तो and electric field is acting along this direction. Now the tension is acting along this direction we know. ठीक है, तो टेंशन इधर एक्ट कर रहा है तो इसका हम लोग कंपोनेंट निकालेंगे. अगर एंगल थीटा है ये तो फिर ये भी थीटा होगा क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है. ठीक है, ये दो पैरेलल लाइन है तो ये ऑल्टरनेट एंगल है, तो ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा है. ठीक है, ये हमारा दोनों पैरेलल लाइन है और ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा. सो ये ऑल्टरनेट एंगल्स. सो थीटा ये है तो फिर ये क्या होगा, ये होगा टी कॉस थीटा क्योंकि ये इसका बेस पार्ट है. ठीक है, बेस पार्ट होगा टी कॉस थीटा एंड द वर्टिकल पार्ट इसका होगा टी साइन थीटा. ठीक है, सो लेट टी बी द टेंशन इन द थ्रेड एंड थीटा बी द एंगल इट मेक्स विद द वर्टिकल एज शोन इन फिगर. सो व्हेन द बॉब इज इन इक्विलिब्रियम, तो बॉब यहाँ पे है तो इक्विलिब्रियम में है, तो टी साइन थीटा क्या होगा, टी साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, क्यू ई को. सो टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्यू ई एंड टी कॉस थीटा इज बैलेंस्ड बाई एम जी. ठीक है, तो अगर इसको डिवाइड कर देंगे इससे तो क्या आएगा, टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टी कट जाएगा, टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा एंड ऊपर क्या जाएगा क्यू ई बाई एम जी. तो यहाँ से अगर निकालेंगे टेन थीटा निकल जाएगा हमारा, तो टेन थीटा इतना आएगा तो थीटा का वैल्यू 27 डिग्री आएगा. ठीक है, उसके बाद थीटा को पुट कर देंगे वन ऑफ द इक्वेशन में तो टी निकल जाएगा क्यू ई बाई साइन थीटा. तो यहाँ से हम लोग टेंशन निकाल पाएंगे इस थ्रेड के अंदर. ठीक है, नाउ अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. So we have to obtain an expression for the electric field intensity at a point at a distance r from a charge q. What is the nature of this field? So a single point charge has the simplest electric field. एक single point charge का सबसे simple electric field होता है, simplest electric field. Considering a point charge q placed at the origin O, ठीक है, वहाँ पे O पे placed है,
वी विश टू डिटरमाइन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग क्या डिटरमाइन करना चाहते हैं कि हम लोग वी विश टू डिटरमाइन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी पे डिटरमाइन करना चाहते हैं. सो एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट, कितना डिस्टेंस है आर. सो फॉर दिस वी इमेजिन अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, तो इसलिए हम लोग एक टेस्ट चार्ज को इंट्रोड्यूस किया है क्यू नॉट एट पोजिशन पी. सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट पे कितना फोर्स लगेगा, एफ वेक्टर दैट इज 1/4πε0 क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर आर हैट. ठीक है, सो आर हैट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम क्यू टू क्यू नॉट में लग रहा है यूनिट वेक्टर. सो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट. ठीक है, हमें पता है ई इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट होता है. क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर आर हैट. द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, ई इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर. ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है और ये क्या है, वेक्टर फॉर्म था इसलिए आर हैट था, ई वेक्टर था. So our magnitude is E equals to 1/4πε0 q by r square. So clearly we can see that E is proportional to 1 by r square. ठीक है, so this means that at all points on the spherical surface drawn around the point charge, अगर point charge के around एक spherical surface draw करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा वो, the magnitude of E is same and does not depend on the direction of r. तो magnitude of E क्या होगा, E का magnitude same होगा. ठीक है, so it will not depend on द डायरेक्शन ऑफ आर. ठीक है, तो सच अ फील्ड, ये सब फील्ड को क्या कहते हैं, स्फेरिकली सिमेट्रिक और रेडियल फील्ड. इसको क्या कहते हैं, स्फेरिकली सिमेट्रिक और रेडियल फील्ड. तो क्या बोलेंगे, अ फील्ड विच लुक्स द सेम इन ऑल डायरेक्शंस व्हेन सीन फ्रॉम द पॉइंट चार्ज. तो ये क्या है, पॉइंट चार्ज से सब देखेंगे तो यहाँ पे हर डायरेक्शन में हम लोग सेम ही दिखेगा. ठीक है, फील्ड, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्फेरिकली सिमेट्रिक और रेडियल फील्ड. Now, electric field due to a system of point charges. So, we have to deduce an expression for the electric field at a point due to a system of n charges. So, consider a system of n point charges q1, q2 up to qn and having position vector r1, r2 and up to rn with respect to the origin O. ठीक है, तो यहाँ पे q1, q2 है. ठीक है, और यहाँ पे बहुत सभी है, हमने सिर्फ q1, q2 कंसिडर किया है. और q0 क्या है, q0 हमारा टेस्ट चार्ज है. So we wish to determine the electric field at point P whose position vector is r vector. तो क्या इसका position vector क्या है, r vector. हमें यहाँ पे निकालना है electric field due to all the charges. So according to Coulomb's law, the force on charge test charge q naught due to charge q1 क्या होगा, due to charge q1 यहाँ पे इसका force कितना लगेगा, f1 equals to 1/4πε0 q1 q naught by r1p. ठीक है, ये क्या है, r1p है. So r1p square, so r1p hat. ठीक है, तो r1p क्या है, इट इज़ द यूनिट वेक्टर डायरेक्टिंग अलॉन्ग q1 टू q0. तो ये फोर्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, f1 बाई q0, तो 1/4πε0 q1 बाई r1p स्क्वायर और r1p हैट. सिमिलरली E2 निकाले तो क्या होगा, 1/4πε0 q2 बाई r2p स्क्वायर r2p हैट. ठीक है, सिमिलरली सबके लिए निकाल सकता है q1, q2, q3. So according to principle of superposition of electric fields, the electric field at any point due to a group of charges is equal to the vector sum of the electric fields produced by each charge individually at that point. ठीक है, तो क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सबका वेक्टर सम लेना होगा. तो यहाँ पे E वेक्टर इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू En लेना पड़ेगा. तो सबका ले लिए तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म के लिए 1/4πε0 कॉमन, तो फर्स्ट के लिए आएगा q1 बाई r1p स्क्वायर r1p हैट. सेकंड के लिए q2 बाई r2p स्क्वायर r2p हैट. सिमिलरली फॉर ऑल दिस. इसको अगर समेशन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेगा, E वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 i इक्वल्स टू 1 से शुरू है 1 अप टू n, तो qi बाई rip स्क्वायर rip हैट. 1 बिठाएंगे तो ये आएगा, 2 बिठाएंगे तो ये टर्म आएगा, 3 बिठाएंगे तो ये टर्म आएगा. तो ये दिस इज द समेशन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस.